एक समय में वैकुंठपुरम नामक एक गांव में वह और पार्वती नामक पति पत्नी रहते थे। एक समय में वो बहुत अमीर थे, लेकिन कुछ समय बाद अन्य वजहों के कारण वो उनका सारा जायदाद खो देते हैं और पार्वती भी उसके पति शिवा को खो देती है। पार्वती के 2 बच्चे थे, शिखंडी और शिवरानी। शिवरानी बहुत भोली थी और वो हर बात मानती थी। दूसरी तरफ शिखंडी को हमेशा जल्दबाजी थी और इतना ही नहीं, उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था। शिखंडी एक लड़के से प्यार करती है। वो उसके दोनों घर वालों को बिठा के बात करवा के उस लड़के से शादी कर लेती है। कुछ दिनों बाद शिखंडी उसके ससुराल चले जाती है, लेकिन शिवरानी उसकी माँ को सहारा देते हुए उन्हीं के घर पे रह जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, ऐसे ही पार्वती का सेहत भी बिगड़ता गया और क्योंकि माँ की हालत ठीक नहीं है, शिवरानी उसकी माँ के साथ हर वक्त रहते हुए, उनके हर काम करते हुए उनकी अच्छी देखभाल करती है। फैसला करती है कि उसके पास मौजूद संपदा को दोनों बेटियों को देना चाहती है। इसीलिए वो उसकी बड़ी बेटी शिखंडी को बुलाती है। अपनी माँ की इस हालत के बारे में सुनते ही शिखंडी डर के मारे भाग के माँ के पास पहुँचती है और वहाँ अपनी माँ को उसी हालत में देख वो बहुत दुखी होती है। रानी और शिखंडी रोने लगते हैं। बेटी, मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे आखिरी दिन है, इसीलिए तुम्हें एक आखिरी बार देखने का मन कर रहा था। इसके बाद तो कुछ भी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। हमारे पूर्वजों के बारे में तो तुम दोनों को पता ही है, वो बहुत अमीर थे। उसके बाद कुछ कारणों की वजह से हमारी पूरी जायदाद चली गई। उसके बाद अगर मैंने कुछ बचाया है तो वो सिर्फ ये 2 चीज हैं। इसमें 2 हार हैं। पहला वाला एक सोने का हार है, कम से कम 10 तुलों का होगा। दूसरा एक मनी हार है, ये हमारे पूर्वजों से मिलते आ रहा है। हाँ, ये हमेशा मेरे ही गले में था। ये कुछ 2 तुलों का होगा। इन दोनों में जिसको जो लेना है तुम ही फैसला करो, लेकिन याद रखना, इसमें मौजूद कीमती चीज सिर्फ निस्वार्थी को मिलते हैं। अच्छे से सोच समझकर फैसला करना बेटी। दोनों खूब समझकर एक फैसला करते हैं। पहले बड़ी बेटी शिखंडी, माँ, स्वार्थ की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद 10 तुलों का हार मुझे चाहिए। उसके बाद छोटी बेटी शिवरानी यही चाहती थी कि पूर्वजों से आता हुआ ये हार उसी को मिले, क्योंकि उसके अनुसार उससे ज्यादा कीमती चीज और कोई हो ही नहीं सकती। ये सुनकर पार्वती थोड़ा सा हंसकर ऐसे कहती है, तुम दोनों के फैसले अच्छे हैं। ये कहकर उन दोनों को एक एक हार देती है। उसके बाद शिखंडी वो हार लेकर धीरे से वहां से चले जाती है। रानी, इधर आओ बेटी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम अकेली पड़ जाओगी। दुख इस बात की है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, कम से कम तुम्हारी शादी भी। लेकिन याद रखना बेटी, अच्छों को अच्छा ही होता है। ये कहकर वो गुजर जाती है। एक तरफ शिखंडी का जीवन बहुत ही अच्छा होता है। उसका पति एक अच्छा व्यापार भी शुरू करता है और खूब पैसे कमाता है। कुछ दिन के बाद शिवरानी की शादी भी पक्की होती है। अपनी इकलौती बहन को शादी के लिए बुलाती है, लेकिन शिखंडी सोचती है कि कहीं उसे पैसे खर्च करने ना पड़ जाए, इसीलिए वो अपनी बहन के शादी पर भी नहीं जाती है। आखिरकार शिवरानी का शादी पड़ोसी गांव में खेती करने वाले एक किसान से होती है। ऐसे समय बीत जाता है। बुरी किस्मत के कारण उस साल बारिश बहुत ज्यादा गिरता है और उसी कारण किसानों के सारे खेत सत्यानाश हो जाते हैं। खेती के लिए लाए पैसों को चुकाने के लिए उनके पास पैसे ना होने के कारण शिवरानी और उसके पति दोनों सोचते हैं कि कर्ज कैसे चुकाएं। रानी, तुम्हारी बहन शहर में अच्छी स्थिति में है ना, उससे कुछ पैसे मांगेंगे क्या? इसके बाद जो फसल आएगा ना, उसमें उनके पूरे पैसे चुका देंगे। जैसे ही शिखंडी को ये बात पता चलती है, अयो हमारे पास कहाँ है पैसे, ऐसे झूठ बोलने लगती है। ये सुनकर
रानी निराश होके चुपचाप खाली हाथ अपने घर वापस चले जाती है। 10 दिन बाद शिखंडी के पति ने जो व्यापार लगाया था उसमें नुकसान आने के कारण वो पैसे खो जाते हैं। सबको पैसे वापस लौटाना था। दूसरी तरफ रानी अपने पति को ऐसे देख नहीं पाती थी, इसीलिए वो फैसला करती है कि उसकी माँ के दिए हुए मणिहार को बेचकर वो पैसे चुका देगी। हार को बेचने जब दुकान जाती है तब दुकानदार इस हार को देखकर ऐसे कहता है, बेटी रानी, इस हार में एक बहुत कीमती वज्र है, उसका मूल्य कम से कम 1 करोड़ का होगा। आप अब गरीब नहीं रहोगे। ये सुनकर शिवरानी बहुत खुश होती है। उसी खुशी में उसे अपनी माँ की बात याद आती है, कीमती चीज निस्वार्थों को ही मिलता है। आए हुए उन पैसों से उसके सारे कर्ज चुका देती है। ये बात जानकर शिखंडी उसके कर्ज चुकाने के लिए मदद मांगने के लिए शिवरानी के पास जाती है। रानी, तुम्हारी सहायता मांगते हुए भी मुझे बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि जब तुम्हारी बुरा हाल था मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, और तो और तुम्हारी शादी में पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ जाएगी, ये सोचकर मैं तुम्हारी शादी को तक नहीं आई। लगता है कि उसी कारण मेरा आज ये हाल हो गया है। मुझे माफ कर दो बहन, अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अरे दीदी, इतनी बड़ी बातें क्यों? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी सहायता नहीं करूँगी तो और किसकी करूँगी? ये कहकर वो उनके कर्ज के लिए नहीं बल्कि सुख शांति से जीने के लिए और भी पैसे देकर उसके दीदी को वापस उसके शहर भेज देती है। कुछ दिन बाद रानी ये फैसला करती है कि जितने पैसे उसको चाहिए हैं वही उसके पास रखकर बाकी से वो उसके माँ के नाम एक आश्रम खड़ा करेगी। माँ, पूर्वजों से आता हुआ ये हार बेचने के लिए मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो उसकी माँ के नाम पे एक आश्रम स्थापित करके सबकी मदद करते हुए रहती है। एक समय की बात है जब दूर एक राज्य में रहता था एक सच्चा और अच्छा महाराज। वह बहुत बुद्धिमान था और उसने एक शानदार सिंहासन खड़ा किया था। महाराज अत्यंत धनवान भी था। उनके पास थे 7 गुप्त कक्ष जहाँ पर वह अपना सारा सोना और धन रखा करते थे और केवल उन्हीं को उन कक्षों की पहुँच थी। उन कक्षाओं को खोलने की चाबी उनकी छड़ी थी, जिसको वो हमेशा अपने पास ही रखते थे। छड़ी के ऊपर एक हरा रत्न था, जिसको कक्ष के दरवाजे के ताले लगाने की छेद में डालना होता है, जिससे वो बड़ा दरवाजा खुल जाता है। अब सारे धन दौलत में महाराज को एक चीज बहुत प्यारी थी, जो 7वें कक्ष में रखा हुआ था। वह एक सुंदर अंगूठी थी, जिसको महाराज की माँ ने मरने से पहले दिया था। अतः महाराज ने उस अंगूठी को एक शीशे के बक्से में रखा था। हर रोज अपनी माँ की याद में वह उस अंगूठी को देखा करते थे और फिर अपनी छड़ी से दरवाजा पर ताला लगा देते थे। उसी राज्य में देव नामक एक व्यक्ति रहता था। देव एक चोर था। लोगों का जेब मारना, और छोटी मोटी चोरी दुकानों से करना उसका काम था। मगर अब देव इन छोटी मोटी चोरियों से ऊब गया था। अब कुछ बड़ा करना चाहता था, अमीर बनने के लिए। अब एक ही जगह इस लायक थी, महाराजा का महल। पर वो उधर जाएगा कैसे? महाराजा से ही सीधा कैसे चोरी करेगा? देव लालची था और कई दिनों तक इस महा चोरी की योजना बना रहा था। एक दिन देव महल के इर्द गिर्द घूम रहा था जब उसकी मुलाकात उसकी एक बचपन के दोस्त से हो गई, जो अब एक महल का पहरेदार था। प्रणाम मेरे दोस्त, कैसे हो? बहुत खूब देव, अब मैं राजमहल के दरवाजे की पहरेदारी करता हूँ। बहुत समय के बाद हम मिले हैं, तो तुम क्या करते हो? देव ने सोचा कि यही मौका है अंदर घुसने का।
दरअसल मैं एक लेखक हूँ और हमारे राज्यों की अनोखी सुंदरता के बारे में लिख रहा हूँ। मैं दूर दूर तक यात्रा करता हूँ और उन जगहों के बारे में, उनका खाना पीना, उनके संस्कारों के बारे में लिखता हूँ। अब मेरा अगला विषय महाराज के इस किले के बारे में है और उसके वास्तुकला के बारे में। और मैं महाराजा को प्रशंसा करना चाहता हूँ ऐसा अनोखा महल बनाने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ जानकारी के लिए आया था, परंतु इधर कोई मेरी सहायता के लिए है ही नहीं। इस महल के कई अनोखे चमत्कार हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि इधर 7 गुप्त कक्षाएं हैं जहाँ पर महाराज अपना सारा खजाना रखते हैं। अच्छा, ये तो काफी अनोखा लगता है। और कुछ बता सकते हो तुम मुझे? अरे हाँ, और इन कक्षाओं के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, पर बहुत कम को पता है कि इन कक्षाओं को केवल महाराज की छड़ी से ही खोला जा सकता है। ओह, वही जिस पे हरा रत्न लगा है। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, वही। खैर, उम्मीद है तुम्हें कुछ तो जानकारी मिल गई। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे देव। देव ने अपने दोस्त को अलविदा कहा और वापस घर चला गया। देव ने सोचा कि ये 7 कक्षाएं तो बहुत हो जाएंगे, तो अब उसको एक कक्षा चुनना पड़ेगा जिससे उसका सारा जीवन संवर जाएगा। पर महाराज की छड़ी को वह चुराएगा कैसे? देव ने एक योजना बनाई 7वें कक्ष की चोरी करने का। बीच रात का समय था। देव महल के अंदर घुस गया जब उसका पहरेदार दोस्त दरवाजे पर सो गया था। देव ने महाराज के कमरे की ओर देखा और एक रस्सी को दीवार पे लगे एक डंडे पर डाला और खुद को ऊपर खींचने लगा। खिड़की से झांक के देखा तो महाराज सोए थे। धीरे से वह कमरे में आया और वही थी छड़ी। देव ने छड़ी ली और महल की सीढ़ियों से कक्षों तक पहुंच गया, परंतु हर एक कक्ष पर एक पहरेदार था। देव ने कुछ जानवर की आवाज निकाली और पहरेदार देखने चले गए कि वह है क्या। तुरंत देव 7वें कक्ष की ओर गया और छड़ी से दरवाजे को खोल दिया। देव ने अपना भोरे निकाला और जितना हो सका उसमें डाल दिया। शीशे के बक्से वाली अंगूठी भी उठा लिया और जल्दी से दरवाजे को बंद करके वहां से चला गया। अगले दिन महाराज जब नींद से जागे तो हैरान परेशान हो गए। उनकी छड़ी लापता थी और कक्ष में जाके देखा तो उनकी माँ की अंगूठी भी गायब। महाराज आग बबूले हो गए, पर उनको पता था कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। तुरंत उन्होंने एक पत्र लिखा अपने राज्य के लिए। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, एक अंगूठी, और किसी ने उसको चुराया है। अगर किसी को भी ये मिले तो मुझे वापस लौटा दे और बदले में उसको ढेर सारा खजाना भेंट में दिया जाएगा। कई दिनों तक बहुत लोग आगे आए नकली अंगूठियों के साथ, पर महाराज अपनी माँ की अंगूठी को अच्छे से पहचानते थे, तो सबको वापस भेज दिया करते थे। जब ये खबर देव तक पहुंची तो उसने देखा कि वो अंगूठी तो उसी के पास थी। देव को अब और खजाने की लालच लग गई। ये तो कोई पुरानी अंगूठी लगती है। मैं महाराजा को बोलूंगा कि मुझे कहीं मिली और फिर भेंट में दिया खजाना भी ले आऊंगा। देव महाराज के पास गया और बोला, प्रणाम महाराज, मुझे ये अंगूठी मिली है तो आपको दिखाना चाहता था। अगर ये आपकी है तो ले ले और मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने अंगूठी की ओर देखा और उसको पहचान लिया। धन्यवाद, ये मेरी ही है। देव अखड़ने लगा। अब वो और भी धनवान बनने वाला था क्योंकि महाराज खुश लग रहे थे। एक मिनट, इस अंगूठी को तो तुमने ही चुराया है ना?
ये अंगूठी खोई नहीं थी। मैंने वो पत्र इसीलिए भेजा था क्योंकि मुझे पता था कि चोर बहुत लालची होगा। कई लोगों ने नकली अंगूठियां लाई थी, पर केवल तुमने असली वाली लाई क्योंकि तुम ही चोर हो। सैनिकों, ले जाओ इसको और सलाखों के पीछे डाल दो हमेशा के लिए। नहीं नहीं महाराज, माफ कर दो, मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। कृपया मुझे सलाखों के पीछे मत डालो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची लोगों को हमेशा मुसीबत झेलनी पड़ती है। वाराणसी नामक एक शहर में था एक जवान लड़का देव, जो अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उनकी थी 1 एकड़ की जमीन, जिसमें वह काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। एक दिन अचानक से आए 2 सैनिक और देव को बिना उसकी कोई गलती कैद खाने ले गए। देव की माँ ने सैनिकों से बहुत भीख मांगा, पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उसको कैद खाना ले गए। देव की माँ अब बेसहारा बन गई क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला और कोई नहीं था। इन सब की वजह से अब खेती का काम भी रुक गया। इसी तरह दिन बीत गए और सारा खेत सूख कर नष्ट हो गया। कमाने का उनका यही जरिया था और अब माँ के पास कोई खाना भी नहीं बचा। देव की माँ को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह अपने बेटे से बात करना चाहती थी, शायद वो उसको बताए कि वह क्या करे। देव की माँ गई एक गुरुजी के पास एक पत्र लिखने में उनकी मदद मांगने। गुरुजी, मेरे बेटे को बंदी बनाया गया है बिना उसकी कोई गलती के। अब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहा। कृपया आप देव के लिए मेरी तरफ से एक पत्र लिख दें। देव की माँ, आप जैसा चाहे मैं वैसा ही करूँगा। आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने पत्र लिखा। और फिर देव की माँ उसको कैद खाना ले गई। दरवाजे पर पहरेदार ने माँ को रोका। कौन हो तुम? मैं ये पत्र अपने बेटे देव को देना चाहती हूँ। आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, इस पत्र को उस डिब्बे में डाल दो। देव की माँ ने वैसा ही किया और वहाँ से चली गई। कैद खाने पर जो भी खाना, पत्र या तोहफे आते थे, पहले पहरेदार उनको जांचते थे और तब ही कैदियों तक पहुंचाते। इसी तरह देव की माँ का पत्र भी पहले पहरेदार ने जांचा और फिर देव तक पहुंचाया। माँ का पत्र पढ़कर देव को बहुत बुरा लगा। वह सोच रहा था कि वह क्या करे जब उसके बाजू में एक और कैदी ने बोला, हे देव, तुम्हारे परिवार ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं भाई, बस ये पत्र है। मेरी पत्नी ने मेरे लिए मेरा मनपसंद केक भेजा है, पर इन पहरेदारों ने तो इनको पूरा खराब कर दिया। तो हमें जो भी मिलता है हर एक चीज की जांच होती है क्या? हाँ जी भाई साहब। देव को इस बारे में पता लगने के बाद उसने वापस अपनी माँ को एक पत्र लिखा। पहरेदार एक एक करके पत्र पढ़ते गए। जब एक पहरेदार ने बोला, हे, देखो इस पत्र में क्या लिखा है। क्या है, जरा दो इधर। पहरेदार ने फिर जोर से पत्र को पढ़ा। मैया, आप मेरी चिंता ना करें। बहुत साल पहले बापू ने हमारे खेत में एक मटका छुपाया था जिसमें बहुत सारा सोना और खजाना रखा है। आप उस मटके को खोद निकालो और फिर उस धन से आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, चलो भाई, जल्दी जाकर इस खजाने को ढूंढ निकाले। दोनों पहरेदार लालची बन गए और देव के खेत पर जाकर जमीन खोदने लगे।
खोदते खोदते उन्होंने पूरे 1 एकड़ की जमीन को खोद दिया, पर उनको कोई खजाने का मटका मिला ही नहीं। जल्द वे थक गए। क्या करे ये ना जानकर दोनों पहरेदार वापस कैद खाना चले गए। अगली सुबह जब देव की माँ जागी तो उसने देखा कि सारा जमीन जोता हुआ था और ताजी मिट्टी बाहर आई हुई थी। देव की माँ ने फिर से खेती बाड़ी का काम शुरू किया और अन्य बीज बोया। धीरे धीरे वह पैसे कमाने लगी और कुछ ही समय में उसने काफी पैसे जमा लिए, जिससे उसने अपने बेटे को जेल से रिहा करवा लिया। अगर मन से कोई चीज चाहिए होती है तो उसको पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। एक लंबे समय पहले कावेरी नदी के किनारे मगधा का साम्राज्य था। उस राज्य का पालन विक्रमादित्य करता था। कई सालों से वो उस राज्य को उसकी बुद्धि और अकल से बचाते आ रहा है। विक्रमादित्य का हमेशा से यही मानना था कि ताकत से दिमाग बढ़कर है। विक्रमादित्य की उम्र अब बढ़ गई थी, इसलिए उसके बाद साम्राज्य का ख्याल रखने के लिए उसको एक अक्लमंद आदमी को चुनना था। एक दिन विक्रमादित्य उसके बगल में मौजूद मंत्री से ऐसे कहता है, मंत्री, मेरी उम्र यहाँ बढ़ती जा रही है और मेरे बाद इस साम्राज्य का ख्याल रखने के लिए मुझे एक अक्लमंद आदमी की जरूरत है। राजा, आपके बगल में ही इतने सारे काबिल मंत्री हैं। आपकी सेहत की और इस राज्य के बारे में आपको और कैसी चिंता? हम उनका देखभाल करेंगे। हमें पता है कि आप इस राज्य को कैसे चलाते आए हैं इतने साल। सबसे पहले तुम एक अक्लमंद आदमी को ढूंढो, वरना ढूंढने की योजना बनाकर मेरे पास आओ। ऐसे गुस्से में कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जी प्रभु, मैं कोशिश करूँगा। ये कहकर एक हफ्ता गुजर जाता है। तब विक्रमादित्य उस मंत्री को बुलाकर, आपको मैंने एक काम दिया था, वो कहाँ तक आया? माफ कीजिए प्रभु, मैंने बहुत ढूंढा है, लेकिन आपके काबिलियत के बराबर अक्लमंद मुझे कोई नहीं मिला है और थोड़ी देर लगने ही वाली है। और बस विक्रमादित्य को सब कुछ समझ आता है। विक्रमादित्य के जाने के बाद ये सारे मंत्री बस उनकी कुर्सी को आधीन करने की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको एक काबिल अक्लमंद आदमी ढूंढने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है मंत्री, कल से मैं खुद प्रजा में जाकर एक अक्लमंद आदमी ढूंढ कर आऊंगा। राजा, आपका इस उम्र में बाहर जाना शायद ठीक नहीं है। कोई चिंता नहीं मंत्री, मेरा सेहत बिल्कुल ठीक है। मेरे बाद इस साम्राज्य का परिपालन करने के लिए एक काबिल अक्लमंद आदमी ढूंढना अब सबसे जरूरी काम है। ये कहकर महाराज अगले ही दिन राज्य में प्रजा के पास जाकर उनकी मुश्किलें सुनते हुए, उनका हल ढूंढते हुए इस राज्य में उस अक्लमंद आदमी को ढूंढते हुए रहते हैं। उनको पता नहीं चलता कि उस आदमी को ढूंढने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। ऐसे ही उनके सफर में एक जगह जाने के लिए उनको एक जंगल से गुजरने की जरूरत थी। उसी जंगल में एक कोने में बैठी एक हाथी रोते हुए नजर आती है। तब विक्रमादित्य उसके पास जाकर, अरे रे प्यारी हाथी की बच्ची, क्यों रो रही हो? ऐसे पूछता है। मेरी माँ को इस जंगल में पेड़ काटने वाले ले गए। यहाँ से माँ को कहीं और लेके जाएंगे और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। ऐसे दुख में कहती है, मैं तुम्हारी माँ को वापस लाऊंगा। ये कहकर तुरंत ही वहाँ मौजूद भटों से कहता है कि गैर कानूनी से इस हाथी को चुराए हुए उन लोगों को यहाँ लाया जाए और उन्हें कारागार में बंद किया जाए और उस हाथी की माँ को आजाद करता है। तब वो छोटी सी हाथी की बच्ची, मेरी माँ को बचाने के लिए बहुत शुक्रिया राजा, ऐसे कहती है। इस राज्य में मौजूद प्रजा ही नहीं, पशु भी मेरी ही जिम्मेदारी है। तुम्हारी मुश्किलों का हल ढूंढना भी उतना ही जरूरी है, ऐसे कहता है। भटो, चलो यहाँ से, अब हमारी मुश्किल की हल ढूंढना पड़ेगा, ऐसे कहता है। ये सुनकर हाथी की माँ ऐसे कहती है, महाराजा, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो क्या आप आपकी समस्या हमसे बांटेंगे? शायद मैं उसका हल ढूंढने में आपकी मदद कर पाऊंगी। तब राजा उनकी समस्या हाथी को समझाता है।
तो अब अक्लमंद और काबिल इंसान को ढूंढना ही आपकी समस्या है। इसका हल तो है मेरे पास। तब विक्रमादित्य कहता है, दया करके वो मुझे बता दो। ऐसे कहता है, हमारे पड़ोसी राज्य का राजा हमारे राज्य को आने वाली नदी पे एक बांध बनवा रहा है। अगर वो पूरा हुआ तो हमारे राज्य को पानी बिल्कुल नहीं आएगा। तब ये नदी भी सूख जाएगा और हमारा राज्य भी पानी के बिना तड़पेगा। अगर कोई इस समस्या का हल ढूंढ पाया तो उसे आप राजा बना दीजिए। ऐसे कहती है। तब राजा भी इस उपाय से सहमत होता है। तुरंत राजमहल को पहुंचकर इस समस्या का हल ढूंढने वाला को ही राजा बनाया जाएगा। इस बात का शहर पूरे में डंडोरा पिटवाता है। चारों ओर मौजूद सारे मंत्री उस समस्या की हल ढूंढने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको किसी भी हाल में राजा बनना था। इतने में एक युवक राज दरबार को आकर, मेरा नाम विजय वर्मा है और मेरे पास इस समस्या की उपाय है। मैंने इससे पहले उस पड़ोसी राज्य में काम भी किया था, इसीलिए मुझे उस राजा और राज्य के बारे में अच्छी तरह से मालूम है और इसलिए इस समस्या का हल मेरे पास है। ऐसे कहता है। ठीक है, कोशिश कर सकते हो। मुझे कुछ भटों की जरूरत है। मंजूर है। इस युवक को जो भी आवश्यक है तुरंत दिया जाए। ऐसे कहता है विक्रमादित्य। 3 भटों को लेकर पड़ोसी राज्य के लिए निकलता है विजय वर्मा। उस पड़ोसी राज्य के राजा का एक आदत था कि सारे काम समय पे हो जाए, और क्योंकि उनको समय पे सब कुछ हो जाना पसंद था, उसी राज्य में उन्होंने एक बड़ी घंटी स्थापित की थी। वहाँ एक आदमी को काम पे लगाकर लगभग हर घंटे पे उस घंटे को बजाने की आदेश दिया था। इस प्रकार राजा को समय का पता लगता था और वो समय पे सारे काम कर देते थे। ठीक इसी बात का उपयोग करके विजय वर्मा उनके समस्या का परिष्कार करने वाला था। तीनों भटों के साथ घंटी के पास पहुंचकर उस घंटी बजाने वाले को पैसे देकर, तुम कल तक काम पे मत आना, ऐसे कहकर उन तीनों भटों में से एक का वेश बदलकर वहां उस आदमी के स्थान में रखते हैं। आधी रात होने के बाद हर आधे घंटे को तुम्हें ये घंटी बजाना होगा, याद रखना। ऐसे कहकर बचे दोनों भटों को लेकर विजय वर्मा वहां के राज दरबार की ओर निकलता है। वहां मौजूद महाराज के सामने, मेरा नाम विजय वर्मा है, आपसे विनती करनी थी, इसीलिए पड़ोसी साम्राज्य मगधा से मैं आया हूँ। ऐसे कहता है। कहो, क्या कहना है तुम्हें? कावेरी नदी पे जो बांध आप बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कारण हमारा राज्य सूखा पड़ जाएगा, इसीलिए इस प्रयत्न का अंत आपको अभी करना होगा। क्यों? अगर नहीं करा तो क्या कर लोगे तुम मगधा साम्राज्य वाले? ऐसे उन्हें नीचा दिखाते हुए हंसते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे राज्य आने वाले पानी को रोक देंगे तो जरा ये भी याद रखना कि सूरज आपके राज्य को हमारे राज्य से आता है और मैं उस सूरज को आने नहीं दूंगा। ऐसे कहता है। बस आश्चर्यचकित होकर राजा, क्या तुम सूरज को हमारे राज्य आने से रोकोगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसे कहता है राजा। ठीक है, तो फिर आज ही मैं सूरज को गायब कर दूंगा। कुछ ही देर में सूर्यास्त होगा और वही तुम्हारी आखिरी बार होगा। इसके बाद इस राज्य में सूरज कभी नहीं आएगा। अगर तुम लोगों को कोई शक है तो अभी देख लो। ठीक है, जरा मैं भी देखूं कि तुम सूरज को कैसे गायब कर दोगे। मंत्रीगण और राज मिलकर राजप्रसादम पे बैठकर विजय वर्मा की ओर देखते रहते हैं। कुछ ही देर में आधी रात बीत चुकी है, इस बात का इशारा देते हुए घंटी बजने लगती है। कुछ और देर के बाद सुबह हो गई है, इस बात का इशारा करते हुए घंटी बजते रहती है, मगर कहीं भी सूरज का एक किरण भी नहीं दिखता है। एक और घंटा बीतता है और फिर भी सूरज का एक किरण तक नहीं दिखाई देता है। अब तक तो सूरज को आ जाना था, अब तक क्यों नहीं आया? यही बात सोचते हुए वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं। सब एक दूसरे को देखकर चिंतित होने लगते हैं। उनको देख विजय वर्मा ऐसे कहता है, आपके पास आधा घंटा और बाकी है। इस समय में अगर आपने आपका फैसला नहीं सुनाया तो आपके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं आएगा और तुम्हारा राज्य हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में रह जाएगा। ऐसे कहता है विजय वर्मा। तब वहाँ मौजूद मंत्री तुरंत उठकर
राजा के पास जाकर ऐसे कहते हैं, राजा, अगर और देर करेंगे तो लग रहा है कि और बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हम उस बांध का काम यही रोक देंगे, यही बोल दीजिए आप उनको। ऐसे वो उनके राजा से कहता है। ये सुनकर राजा, ठीक है विजय वर्मा, हमको अब समझ आ गई है कि तुम सूरज को गायब कर सकते हो। कृपा करके सूरज को छोड़ दो, हमारे राज्य को ऐसे अंधकार में मत घसीटो। हम कावेरी नदी पे बांध बनवाना इसी वक्त रोक देंगे। ये मेरा वादा है, क्योंकि आपने खुद वादा किया कि आपसे गलती हो गई है और आप बांध बनवाना अभी रोक दोगे। मैं इस बार के लिए आपको माफ करके सूरज को आपके राज्य में भेज रहा हूँ। आइंदा मुझे अगर पता चला कि ऐसी कोई भी कोशिश आपने किया है तो इस बार मैं आपके सारे राज्य को अंधकार में घसीट दूंगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे राज्य पे मैं दंड यात्रा करूंगा। खबरदार। ऐसे उन लोगों को चेतावनी देता है विजय वर्मा। उसके बाद के अनुसार ही कुछ ही देर में सूर्योदय होता है और घंटी समय की इशारा करते हुए बजते हैं। बस सभी खुश होकर विजय वर्मा का आदर सत्कार करते हैं और उनको वापस भेज देते हैं। मगध साम्राज्य पहुंचने के बाद विजय वर्मा विक्रमादित्य से ऐसे कहता है, अब ये समस्या रही नहीं। ये कहकर वहाँ जो कुछ भी हुआ विक्रमादित्य को बताता है। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि छोटी से छोटी आपत्ति के बिना, किसी का प्राण खोए बिना ही इतनी बड़ी समस्या का हल निकाल पाया है, और वो भी उसकी अकल से। विजय वर्मा को गर्व से देखते हुए, मैं जिस आदमी के तलाश में था तुम तो वही निकले और इस राज्य का पालन करने में काबिल भी हो। भला विजय वर्मा भला। ऐसे उसकी तारीफ करता है। अगले दिन विजय वर्मा को उस राज्य की नई राजा का आदर देकर उनका पट्टाभिषेक करता है विक्रमादित्य। एक लंबे समय पहले रामैया नामक एक आदमी उसकी पत्नी रमनम्मा के साथ एक छोटी सी घर में रहता था। वो रिक्शा चलाते हुए अपने बीवी की देखभाल करता था। फिलहाल उसकी बीवी का सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए बूढ़ा होने के बावजूद रामैया उसके बीवी की दवाइयाँ के लिए सारा दिन मेहनत करते रहता है। रिक्शा चलाकर आए हुए जो भी पैसे वो अपने बीवी के दवाइयों पे ही खर्च करता था। ऐसे दिन गुजरते आए, लेकिन उसकी बीवी की ठीक जांच न करवाने के कारण रमनम्मा का सेहत और भी बिगड़ता है। उसके आंखों के सामने ही उसकी बीवी की हालात बिगड़ते हुए देख रामैया अपने आप में, हे भगवान, मेरे कमाए हुए पैसे तो वैसे भी कुछ काम के नहीं हैं, और दूसरी तरफ मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ज्यादा काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, अगर मेरे बच्चे मेरी मदद करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ऐसे कहकर रामैया उसके अतीत में फिसल जाता है। रामैया के रामभद्रम और वीरभद्रम नामक 2 बेटे थे। उस समय में रामैया रोज के कूली का काम करता था, और क्योंकि उसको अपने बच्चों को एक अच्छी विद्या देनी थी, वो एक ही दिन में 2-3 जगहों में काम करता था। रामैया सोचता था कि उसके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन बड़े हुए दोनों बेटे अपने पिता के पास जाकर, पापा, हम उच्च अध्ययन करना चाहते हैं। ऐसे कहते हैं, पढ़ो बेटा, तुम लोग ऊंची कक्षा में पढ़कर अच्छी नौकरी करते हुए खुश रहो। बहुत हो गया तुम दोनों का पढ़ना। तुम्हारे पढ़ाई के चक्कर में तुम्हारे पिता यहाँ सुबह और रात बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। अरे तुम चुप रहो, बच्चों के लिए नहीं तो और किसके लिए करेंगे इतना? हमारे मेहनत के बारे में बच्चों से क्यों कह रही हो? हम कुछ भी करके जी लेंगे, बच्चे खुश रहे यही हमारे लिए बहुत है। उन दोनों की खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। तुम दोनों शहर जाने की तैयारी करो बेटा, मैं और तुम्हारी माँ कूली का काम करके पैसों का इंतजाम करेंगे। ऐसे कहता है रामैया। अगले दिन दोनों बच्चों को उच्च अध्याय के लिए शहर भेजते हैं रामैया और रमनम्मा। अगले दिन उसके बचत के पैसों से एक रिक्शा खरीदकर रामैया उस रिक्शा को घर ले आता है।
आज से थोड़ा ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा, ऐसे कहता है रामैया। शुभ है जी, आज से मैं भी आपकी सहायता करूंगी। ऐसे घर पे खाली ना बैठ के कोई काम देखकर कर लूंगी। ठीक है, मैं आज से ही काम शुरू करूंगा। ये कहकर वो रिक्शा लेकर वहाँ से चले जाता है। रमनम्मा भी ईंटों के व्यापार में ईंट यहाँ से वहाँ पहुँचाकर रोज की कूली थोड़ा कमा लेती थी। रामैया के पास रिक्शा होने के कारण इससे पहले जहाँ वो गोडाउन के काम करता था, उसके मालिक रामैया को गोडाउन की बस्ता देकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम देता था। फसल के गोडाउन में फसल के बैगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हुए बाकी खाली समय में ग्राहकों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता था। ऐसे वो कुछ पैसे जमाता है। ऐसे वो दोनों बहुत मेहनत करके पैसे बचाकर उन पैसों को थोड़ा भी खर्च किए बिना जब भी उनके बेटे पैसे मांगते थे, उनको सारा का सारा पैसा दे देते थे ताकि उन दोनों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद उन दोनों बेटों की अच्छी नौकरियां लग जाते हैं। वो दोनों तो सुंदर लड़कियों से शादी भी कर लेते हैं। वो विषय वो अपने माँ बाप को फोन पे एक दिन कहते हैं। माँ बाप को समझ में नहीं आता है कि वो इस बात का खुशी ले कि वो दोनों अच्छे नौकरियां लेकर सेटल हो गए, कि इस बात की दुख करें कि माँ बाप को बताए बिना उन दोनों ने शादी भी कर लिया। अच्छा बेटा, तुम लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। थोड़ा दुख तो है कि हमें कम से कम बताए बिना तुम दोनों ने शादी कर लिया, लेकिन चलो अब जो हो गया सो हो गया। बहुओं को लेकर घर तो आ जाओ बेटा। पापा, वो क्या है कि वहाँ आने का समय अब हम लोगों के पास नहीं है। समय देखकर आ जाओ बेटा, माँ तुम लोगों को बहुत याद कर रही है, ऐसे कहता है। ठीक है। ऐसे रामभद्रम फोन कट करता है। घर जाकर जो कुछ भी हुआ रामैया रमनम्मा को बताता है। तब रमनम्मा, देखा आपने, हमें बताए बिना शादी तक कर लिया इन लोगों ने। अरे छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया। बहू बेटों को मैंने घर बुलाया, वो लोग आ जाएंगे, ठीक है। ये कहे कुछ दिन बीत जाते हैं। रामैया और रमनम्मा दोनों अपने बेटों का इंतजार करते ही रहते हैं और बेटों से उनको कोई समाचार नहीं मिलता है। इसी कारण रामैया अपने बेटों को फोन करता है। क्या हुआ पापा, क्यों कॉल किया आपने? मैं और माँ तुम लोगों के घर आने का इंतजार कर रहे हैं बेटा। तुम लोगों के घर आएंगे कहकर बहुत दिन हो गए ना, इसीलिए। अब आना नहीं होगा पापा, कितने बार कहूँ मैं आपसे? बेटा, वो माँ तुम लोगों को बहुत याद कर रही है, एक बार आके तो चले जाओ। रामभद्रम के ठीक बगल में मौजूद वीरभद्रम फोन लेकर, पापा, भैया बोलने के लिए शर्मा रहे हैं कि हमारा पिता एक रिक्शा पुलर है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और इतना ही नहीं, बहुएं वहाँ आएंगे भी तो उस छोटी घर में रह नहीं पाएंगी। इसलिए आप इस बात को समझ लो, हजम कर लो और हमें फोन करना बंद करो। ये कहकर फोन काट देता है। रामैया को मुंह से बात नहीं निकलती है और आंखों से आंसू निकलती है। ऐसे रोते वो अपने घर पहुंचता है। उसी दुख में घर आए रामैया को देख रमणम्मा, अरे रे, क्या हुआ जी आपको? हाँ, मैं रिक्शा पुलर हूँ। ये बात अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारी बेटों की बेइज्जती हो जाएगी, और इतना ही नहीं, बहुएं इस गांव में इस छोटी सी घर में रह नहीं पाएंगी, इसीलिए तुम्हारे बेटे घर आना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने यही बात किया था फोन पे। ये सुनकर रमनम्मा, क्या मेरे बेटों ने इतनी बड़ी बात कही? निराश होते हुए हाँ का इशारा करता है रामैया। मेरे कहने के बावजूद आपने सुबह रात हर दिन बहुत मेहनत की है उन लोगों के भविष्य के लिए, उन लोगों के महान बनने के लिए। अब देखो कितने महान बन गए हमारे बेटे, इतना कि उन्होंने कह दिया कि फोन भी मत करो। ऐसे रोते हुए कहती है, हाँ, इतने बड़े बन गए कि माँ बाप का नाम कहते हुए शर्म आती है उनको। उसी दिन से उसी बात की दुख में रमनम्मा का सेहत बिगड़ने लगता है। अतीत से बाहर आकर रामैया उसके आंखें पोंछकर रिक्शा पे बैठकर ग्राहकों को ढूंढने लगता है। रास्ते में
गोडाउन का मालिक रामैया को देख, क्या हुआ रामैया, बहुत ढीला दिख रहे हो, कल काम पे भी नहीं आए? माफ कीजिए साहब, मेरी बीवी का सेहत ठीक नहीं है, दिन ब दिन उसका हालत बिगड़ रहा है। मेरे पास मौजूद सारे पैसे खत्म हो गए हैं। कल पूरा उसका देखभाल कर रहा था उसके पास ही रहकर, इसीलिए मैं काम पे नहीं आ पाया। अरे रे, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं रामैया, वैसे तुम्हारे दोनों बेटे की तो बड़ी नौकरियां लगी थी ना। तुमने कहा कि वो दोनों शहर में हैं, उनको बोल देते, अच्छे अस्पताल में जांच करवाते अपनी माँ की। हाँ, कहाँ के बच्चे साहब, मैं रिक्शा पुलर हूँ। ये बात अगर उनके दोस्तों में पता लग गया तो उनका इज्जत घट जाएगा। ये समझकर वो हमसे बात करना भी छोड़ दिए। उनका हमें भूल कर भी बहुत दिन हो गए साहब। ऐसे दुख में कहता है। क्या इतना बड़ा बात कहा है उन्होंने? तुम्हारी रिक्शा की कमाई लेकर ही वो उतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अब इतने बड़े बन गए कि खुद के माँ बाप को भूल गए। अच्छा, ऐसे कहकर अंदर से कुछ पैसे लाकर रामैया को देते हैं। जाकर अपनी बीवी की जांच करवाओ, उनके ठीक होने के बाद ही वापस काम करने आओ, समझे? अरे रे साहब, इतना पैसा? तुम पहले पैसे लो और अपनी बीवी का इलाज करवाओ, जाओ, ऐसे कहता है। पैसे लेकर वो अपनी बीवी का अच्छा इलाज करवाता है। मालिक के कहे के अनुसार ही अपने बीवी का ठीक होने तक उसके पास रहकर उसका बहुत अच्छा देखभाल करता है रामैया। उसके बीवी के सेहत के ठीक होने के बाद ही रामैया रमनम्मा से जो भी हुआ बताता है। उन्होंने बहुत अच्छे इरादे से हमारी मदद की है जी, अब हम भला उनके पैसे कैसे चुकाएंगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ रमनम्मा। अब मेरे पास उसका एक ही उपाय बचा है। वो उपाय क्या है जी? अपनी रिक्शा बेचकर आए हुए पैसे उनको दे देते हैं। ठीक है जी, उनको देकर हम वापस कोई दिन का कूली करके उसी वेतन से जी लेंगे, लेकिन जिन्होंने मदद की है उनका कर्ज तो हमेशा चुकाना होगा। अगले दिन रामैया रिक्शा बेचकर आए हुए पैसों को गोडाउन के मालिक के पास ले जाता है। साहब, नमस्ते साहब। हाँ रामैया, बीवी का सेहत कैसा है? आप ही के मदद के कारण वो भी ठीक है साहब, भगवान आपकी कृपा करे। ये लीजिए साहब, आपके पैसे वापस करने आया था। रामैया, मुझे तुम्हारी मदद करनी थी, मैंने किया। मैंने कभी तुमसे पैसे वापस नहीं मांगा था ना, अपने पास ही रखो। पूछे बगैर आप जैसे अच्छों का कर्ज चुकाना तो हमारा फर्ज बनता है साहब। वैसे इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? वो साहब, मैंने रिक्शा बेच दी। ऐसे डरते हुए कहता है रामैया। तो फिर तुम कल से क्या काम करोगे रामैया? मैं तो कोई कूली का काम कर लूंगा साहब। रामैया की अच्छाई देख मालिक कहता है, ठीक है, वहाँ पे वैन पड़ा है, तुम कल से यहाँ आकर वैन चलाते हुए काम कर लो। साहब, अभी तक आपने हमारा बहुत मदद किया है, अब ये भी। बहुत समय से तुम मेरे पास ईमानदारी से काम कर रहे हो। तुम्हें मैंने कभी 1 रुपए ज्यादा नहीं दिया है और तुमने भी कभी नहीं मांगा। ये सोच लो कि तुम्हारी अच्छाई का ये मेरा तोहफा है। जाओ, जाकर काम शुरू करो। घर आकर रामैया जो कुछ भी हुआ अपनी बीवी रमनम्मा को बताता है। ठीक है जी, हमारी मेहनत हमारे बच्चे नहीं देख पाए, कम से कम तुम्हारे मालिक ने पहचाना, कम से कम वो तुम्हारी मेहनत का इज्जत करते हैं। हाँ, बात तो सच है। ये कहकर उस दिन से वो दोनों खुशी से जीते हैं। नैतिक, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो कोई ना कोई रूप में वो लौट के तुमको आ ही जाएगा। एक लंबे समय पहले रंगापुरम नामक एक गांव था। उस गांव में रंगी और रमनी नामक 2 सहेली रहते थे। वो दोनों एक ही गली के आमने सामने घरों में रहते थे। उन दोनों में रंगी बहुत अच्छी थी, सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करती थी। अरे आई, कैसे हो आप? सब ठीक?
सब ठीक ही है बेटा। अरे वाह, बोलो आज क्या पकाया आपने? कुछ नहीं बेटा। अरे ऐसे कैसे? ये लो, ये मूली लेकर आप कुछ बनाओ। मेरी प्यारी बेटी, शुक्रिया। 100 साल जियो बेटी। ऐसे वो सबसे अच्छी तरह से बात करते हुए मिलजुल के रहती थी। जितना था उतने में खुश रहकर सबकी मदद करते हुए रहती थी। और ऐसे ही उसको अपनी सहेली रमणी से भी बहुत लगाव था। लेकिन रमणी अपने आप को आईने में देखकर, आहा, इस सारी दुनिया में तुझसे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं है। इतनी सुंदरता की कोई भला प्रशंसा किए बिना कैसे रहे? तुम्हारी सुंदरता और चतुराई के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता। रमणी हमेशा उसकी सुंदरता और चतुराई के बारे में सोचते हुए बहुत गर्व महसूस करती थी और उसी अहंकार से, हाँ, मेरे पास इतने पैसे और सुंदरता है, इसीलिए उस रंगी जैसे लड़कियां भी मेरे ही साथ दोस्ती करती है, वरना इस रंगी से मैं कब बात करती। हाँ, ऐसे सोचते हुए वो उसके घर के अंदर चली जाती है। रंगी के पिता को खेती में नुकसान होने के कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बदल जाती है। ये देख रंगी अपने आप में, मुझे कुछ करके पापा को सहारा देना होगा, ऐसे सोचती है। उसी दुखी में वो फलों का व्यापार करने की फैसला लेती है और तुरंत फलों की दुकान का इंतजाम करती है रंगी। रंगी के इस दृढ़ निश्चय का गवाह उसके दुकान आकर उसके सहारा देने वाले ग्राहक थे। उस गांव के सारे लोग रंगी के पास ताजा फल खरीदते थे। खुशी के मारे रंगी अपने आप में, अगर मेरा व्यापार ऐसे ही कुछ और दिन चलते रहा तो मैं अपने पिता का सहायता कर पाऊंगी और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ऐसे रंगी की आर्थिक स्थिति बढ़ने लगती है और गांव वाले भी रंगी के अच्छाई के बारे में बात करने लगते हैं। रमणी गुस्से में, हाँ, ये रंगी यहाँ दुकान लगाकर सबको उसके जाल में फंसा रही है। अगर गांव के सारे लोग इसी की प्रशंसा करेंगे तो मेरा कौन करेगा? इसके दुकान को बंद ही करवाना होगा। जाकर ये मेरे ही घर के सामने दुकान लगाई है, अब इन सबको मेरी तरफ कैसे लाऊं? इसी फलों की दुकान के कारण ही ना ये सबको अपने जाल में लगाई है। अब मैं भी एक फलों का दुकान खोलूंगी। अब जरा मैं भी देखूं कि कौन उसके दुकान जाएगा। अब मेरी इस सुंदरता की ओर आकर्षित होकर सब मेरे ही दुकान आएंगे। अरे वाह रमणी, तुम तो कितनी होशियार हो, ऐसे सोचती है। अगले दिन उसके फैसले के मुताबिक ही उसके घर के सामने दुकान खोलती है रमणी। पहले से ही अमीर होने के कारण वो शहर से बहुत अलग तरीके के और अन्य प्रकार के फलों को वितरण करवा के दुकान में बेचने लगती है। और बस गांव के सारे लोग रमणी के पास मिल रहे अनेक प्रकार के फलों को खरीदने जाते हैं। रमणी, तुम्हारी सुंदरता की तो तुलना नहीं है। तुम्हारे कारण ये फलों का दुकान भी सुंदर दिखने लग रहा है और तो और ये होशियार भी है, इसीलिए इतने प्रकार के फलों को यहाँ ले आई है। इस फलों के बीच में तोते की तरह प्यारी लग रही हो बेटी, मेरा ही नजर लगने वाला है तुझे। ऐसे आए हुए सारे ग्राहक उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए और उसके दुकान में अन्य प्रकार के फलों के बारे में बात करते हुए रहते थे। और लो, रमणी के खुशी का हद ही नहीं था। वहाँ दूसरी तरफ, क्योंकि रमणी उसके दुकान में अलग प्रकार के फल बेच रही थी, वहाँ रंगी की व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। क्या हुआ बेटी, आजकल व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है क्या? नहीं आई, ठीक नहीं चल रहा है। तुम्हारी सहेली नहीं है? अरे वही रमणी, जब से वो दुकान खोल बैठी है कोई तुम्हारे दुकान नहीं आ रहा। उसने जानबूझकर दुकान लगाया, वरना उसकी जिंदगी में क्या कमी है? अरे नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर होने के बावजूद वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, ये तो अच्छा लक्षण है ना। ऐसे रंगी उसकी सहेली रमणी के बारे में खुश होकर
कोई भेदभाव के बिना अपनी सहेली का अच्छा चाहती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। धीरे धीरे रंगी और रमणी दोनों का व्यापार अच्छा नहीं चलने लगता है। इसी कारण दोनों के दोनों निराश होकर उनके अपने दुकानों में बैठे रहते हैं। एक दिन एक ऋषि उसी गांव से गुजर रहे होते हैं। रमणी के दुकान के पास आकर, बेटी, बहुत भूख लग रहा है, खाने एक फल दे सकती हो क्या? जाइए बाबू जाइए, मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है और मुझसे मांगने आए हैं। एक तो मेरा व्यापार यहाँ नुकसान में है और मैं आपको फल मुफ्त में दूं। चलो हटो यहाँ से। वो ऋषि एक छोटी सी मुस्कान देकर वहां से रंगी के दुकान की ओर बढ़ते हैं। भूखा पड़ा हूँ बेटी, कुछ फल दान में दे सकती हो क्या? भूख मिट जाएगा। ऐसे ही वो ऋषि रंगी को भी पूछता है। अरे रे स्वामी जी, इतना पूछने की क्या जरूरत है, आइए यहाँ बैठिए। ये कहकर वो उस ऋषि को उसके घर के पास बिठाकर कुछ फलों को काटकर उन्हें देती है। उस मुनि के खाने के दौरान रंगी उनकी सेवा करती है। उनके खाने के बाद वो मुनि वहाँ से चल बसते हैं। खुश रहो बेटी, ये कहकर एक छोटी मुस्कान देकर उनके पास मौजूद पवित्र जल को रंगी के दुकान में मौजूद फलों पे डालकर वहाँ से चले जाते हैं और रंगी उनको नमस्कार करती है। पीछे मुड़ते ही उसके दुकान में अलग प्रकार के बहुत सारे फल देख रंगी आश्चर्यचकित हो जाती है। कुछ देर बाद, रंगी, आज मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आए बेटी और खाने के लिए फल चाहिए। तुम्हारे पास मौजूद सारे फलों को मेरे गाड़ी में लगाओ। ये सुनकर रंगी बहुत खुश होती है। शायद मेरी सुनकर वो भगवान ही ऋषि के अवतार में आकर मेरी सहायता कर रहे हैं। ये कहकर वो आसमान की ओर देखकर भगवान की शुक्रिया अदा करती है। रंगी के अगले दिन उठने से पहले ही खाली पड़े फलों के बक्सों में फल भरे रहते हैं। ये देख रंगी को समझ में ही नहीं आता कि वो सपना है या सच। कुछ ही दिनों में रंगी का व्यापार बहुत लाभ पाता है। तब से हर रोज सुबह रंगी के उठने से पहले ही फलों के सारे बक्सों में फल भरे रहते हैं और बस कुछ ही दिनों में रंगी अमीर बन जाती है। ये सब देख रमणी, ये सब रंगी ने कैसे किया, ये सोच वो दंग रह जाती है। रंगी के पास जाकर, क्या हुआ रंगी, अचानक तुम्हारा व्यापार इतना अच्छा चलने लगा? और बस जो कुछ भी हुआ रंगी उसे बताती है। अरे रे, अगर मैं उसी दिन उस ऋषि को फल दान में दे देती तो शायद मुझे ये सब मिलता। मैंने ये मौका खो दिया। ऐसे अपने आप में वो निराश होती है और उसी दुख में वो अपने घर चले जाती है। अब उस रंगी का किस्मत अगर मुझे हासिल करना है तो उसकी दुकान में मौजूद टोकरी को मुझे चुराना होगा। ये फैसला करके रमणी रात के समय में रंगी के दुकान जाकर उसकी टोकरियों को चुराती है। उन टोकरियों को घर ले आने के बाद रमणी उन टोकरियों के भरने का इंतजार करती है। रात सुबह में बदल जाती है लेकिन वो टोकरी सारे खाली के खाली रहते हैं। हाय भगवान, मेरी टोकरी कहाँ गए? कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या हुआ होगा? रंगी ऐसे अपने टोकरियों को ढूंढते ढूंढते रमणी के दुकान की ओर बढ़ती है। वहां उसे फलों की टोकरियों के साथ दुखी बैठी रमणी दिखाई देती है और बस रंगी को सब समझ में आता है। रंगी को देख रमणी निराश होते हुए उसके पास जाकर, मैंने बहुत बड़ी गलती किया है, मुझे माफ करो। घमंड और जलन के कारण ही मैंने ये सब किया है। अपनी गलती मानने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है रमणी, और तुम बहुत हिम्मत वाली हो। रमणी को ये कहकर रंगी अपने टोकरियों को लेकर उसके घर चले जाती है। माफ करने वाले महान हैं। ऐसे रमणी रंगी के बारे में अपने मन में सोचती है। ऐसे सहेलियां दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझकर अपने खुद के व्यापार करने लगते हैं।